हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 16 के बारे में बताऊंगा, जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 299 से 377 तक 377 तक जिसके बारे में बताया गया है। देखो, ये जो है इसमें जो पहला सेक्शन है 299, इसमें आपराधिक मानववध के बारे में बताया गया। सेक्शन 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है। देखो, जो अपराध होते हैं या जितने अपराध हैं, प्रत्येक अपराध के पीछे कोई न कोई मन स्थिति यानी कि मैनसरिया होता है। लेकिन इस मैनसरिया का महत्वपूर्ण रोल जो है आपराधिक मानववध और हत्या में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना मानववध कहलाता है। यानी कि होमोसाइड क्या है, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड, मानववध या होमोसाइड एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना होता है। यानी कि एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य को जान से मारता है, उसको जो है कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं। मानववध विधि पूर्ण भी हो सकता है और विधि विरुद्ध भी हो सकता है। मानववध विधि पूर्ण कब होता है और विधि विरुद्ध कब होता है, और भारतीय दंड संहिता के किन किन प्रावधानों के अंतर्गत ये वैध दंड यानी कि विधिपूर्ण दंड और विधि विरुद्ध मानववध के बारे में बताया गया है। देखो, वैध रूप से यानी कि विधि विरुद्ध मानववध होता है दो प्रकार का, एक न्यायोचित जस्टिफाइबल और एक अक्सर में एक्सेबल। यानी कि न्यायोचित में जो है सेक्शन 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78, सेक्शन 79, 79, 81, 100 और 103, ये जो है न्यायोचित मानववध के प्रकार के प्रावधान जो है भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं। मैंने इनके बारे में सभी हम जो है पिछले अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अक्षम में जो होते हैं धारा 80 के अंतर्गत, धारा 82 के अंतर्गत, धारा 85 के अंतर्गत और धारा 92 के अंतर्गत जो अक्षम में मानववध होते हैं, उसके बारे में इन धाराओं के अंतर्गत बताया गया है। जो अवैध होते हैं यानी कि विधि विरुद्ध मानववध, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान किया गया है, अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की विधि विरुद्ध रूप से मृत्यु कारित करता है तो वह हत्या का, जो कि धारा 300 में परिभाषित की गई है, मानववध जो धारा 299 में, 304A में, 305 में और 306 में बताई गई है। और दंड के प्रावधान भिन्न भिन्न सेक्शनों में इस प्रकार, सेक्शन 300 का 302 में दंड है, 299 का 304 के पार्ट सेकंड में है, 304A का दंड 304A में ही है, 305 का दंड 305 में ही है और सेक्शन 306 का दंड 306 में ही है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न उसमें ये बताए गए हैं। देखो भाई, हत्या जो है मानववध का एक विशिष्ट प्रकार है। यानी कि प्रत्येक हत्या में मानववध सम्मिलित होता है, लेकिन प्रत्येक आपराधिक मानववध में हत्या नहीं होती। ये एक महत्वपूर्ण है और प्री एग्जाम में भी आता है, मेंस एग्जाम में इसको लिखना भी चाहिए, क्योंकि इसी से स्पष्ट होता है कि हम ये हत्या और आपराधिक मानववध के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, उसके बारे में हमें मूल चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम जो है इसकी बात करते हैं कि सेक्शन 299 की
लैंग्वेज क्या कहती है, यह परिभाषा इस प्रकार से क्या बताती है? जो कोई whoever यानी कि स्त्री या पुरुष, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, जो कोई मृत्यु कारित करने से आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसे अभियुक्त जानता है कि उससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि उस कार्य से दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित कर देगा, कोई ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित करता है तो वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। देखो, इसके आवश्यक तत्वों में अगर हम बांटें तो 3 इसके आवश्यक तत्व होते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, यहाँ पर व्यक्ति द्वारा व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है। अगर व्यक्ति यहाँ पर किसी पशु की मृत्यु कारित कर देता है या किसी पक्षी की मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं होगा। आपराधिक मानववध के लिए ये महत्वपूर्ण है कि एक मानव ने दूसरे मानव की मृत्यु कारित की हो। दूसरा आवश्यक तत्व है कि जो मृत्यु कारित की गई है वह किसी न किसी कार्य से की गई है। किसी न किसी कार्य के अंतर्गत आता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विष देता है, या किसी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर कोई प्रहार करता है, या किसी व्यक्ति की विधिक कर्तव्य है कि वह उसको जो है उसकी देखभाल करे और उसमें वह उपेक्षा करता है या लोभ करता है। जैसे कि जेलर है, उसने जो है अपने कैदी को जिस पर कि वह संरक्षण भार रखता है समय पर भोजन दे। अगर ऐसा जेलर अपने संरक्षणाधीन कैदी को समय पर भोजन नहीं देता, उसको भूखा रखता है और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ जेलर जो है जो उसका विधिक कर्तव्य था उसमें लोभ करता है, तो वह भी यहाँ पर आपराधिक मानववध का अपराध करता है। दूसरा, अगर एक हॉस्पिटल की नर्स है और किसी बालक का संरक्षण भार उसको दिया गया है और वह उस संरक्षण भार के अंतर्गत उपेक्षा बरतती है, बच्चे को जैसा कि टब में छोड़ दिया और अपने आप जो है फ़ोन पर बात करने लगी और बच्चा जो है नवजात जो शिशु है उसमें डूबकर मर गया, तो यहाँ वह मानववध की दोषी होगी। इसी प्रकार से कोई कार्य करके या कोई लोभ करके मानववध कारित किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मान लो कोई भिखारी या भूखा व्यक्ति आपके घर पर आया और उसने कहा कि मैं भूख से 2 दिन से तड़प रहा हूँ और मुझको रोटी नहीं मिली, आप मुझे रोटी दे दीजिए। लेकिन आपने जो है उपेक्षा बरती है, उसको जो है रोटी नहीं दी और कुछ समय पश्चात ही वह आपके दरवाजे पर मर गया। तो यहाँ पर आपने उसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया। विधि के अंतर्गत जो है आप किसी प्रकार के कोई अपराधी नहीं हो, आप मानववध के दोषी नहीं हो सकते। ये आपका एक नैतिक कर्तव्य तो हो सकता था। नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत तो आप समाज के कोपभाजन बन सकते हो, लेकिन विधिक दृष्टिकोण से आप किसी भी अपराध को कारित नहीं करते। तो यहाँ पर जो विधिक ड्यूटी है आपकी उसमें लोभ करना या कोई कार्य करना, क्योंकि कार्य प्लस लोभ को ही अपराध बनाया गया है। अपराध की परिभाषा में सेक्शन 40 में भी और सीआरपीसी की धारा 2(n) में भी ये बात बताई गई है कि कार्य और लोभ ही अपराध में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका, वह करते मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। जो कार्य एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के प्रति किया, कोई न कोई कार्य किया गया हो। कार्य के अंदर कोई भूख,
से मरना या विष देना या प्रहार करना या उसको डुबोना आदि आदि, या कोई ऐसा समाचार भी किसी दूसरे व्यक्ति को दे करके मृत्यु कारित की जा सकती है। ऐसा जो कोई दुखद समाचार दे दिया या उत्तेजना वाला कोई समाचार दे दिया जिससे कि वह व्यक्ति अपने होशोहवास में नहीं रहा और उसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये एक समाचार भी देना यहाँ पर आपराधिक मानववध के अंतर्गत आ सकता है। यानी कि वह कृत्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, यानी कि यहाँ इंटेंशन मेंसेरिया उस व्यक्ति का प्रबल होना चाहिए, मृत्यु कारित करने का उसका आशय होना ही चाहिए, तभी जो है धारा 299 में के अंतर्गत जो वह आपराधिक मानववध का कृत्य करेगा। तीसरे का खंड 2 है कि कृत्य कोई ऐसी क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, क्षति यानी कि शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है। संभावना होनी चाहिए कि मैं जो कृत्य कर रहा उससे शारीरिक क्षति हो सकती है और उसकी मृत्यु कारित हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर क्या नाम ये ना हो तो, जैसे कि एक सपेरा को ये पता था कि सांप को जो विष रहित नहीं किया गया है, यानी कि विषैला सांप है, और वहां पर एक मजमा लगाता है और एक दर्शक के सर पर वह सांप रख देता है। सांप जहरीला था और जैसे ही दर्शक ने उस अपने सर से उसको दूसरी तरफ फेंका तो सांप ने जो उसके काट लिया और उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर एक खतरनाक चीज को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उसके सर पर रख दिया, तो उससे जो है निश्चित रूप से जानता था वो, दोनों पॉइंट इसमें आ जाएंगे, यानी कि उसको ज्ञान भी था और शारीरिक क्षति इस आशय से कारित करने का उसका आशय उसकी मृत्यु कारित करने की, लेकिन संभावना थी कि उससे मृत्यु कारित हो जाएगी। यहाँ पर जो है ये उसको जो है आपराधिक मानवता का दोषी माना जाएगा। यह ज्ञान रखते हुए किया गया हो कि यह संभव है कि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर दी, यानी कि यहाँ अभियुक्त जानता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं उससे जो दूसरे मनुष्य को मृत्यु कारित होने की पूरी संभावना, यानी कि संभावना है, पूरी संभावना ना हो लेकिन संभावना है, केवल संभाव्यता, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ प्रोबेबिलिटी में मात्र संभावना है। तो उस कार्य से अगर अभियुक्त द्वारा दूसरे मनुष्य पर जानते हुए कोई कार्य किया जाता है तो वह भी आपराधिक मानववध के अंतर्गत आता है। एक केस था जमालुद्दीन केस है, जिसमें एक ओझा एक लड़की की प्रेत आत्मा छुड़ाने के लिए उसकी पिटाई करता है और पिटाई इतनी करता है जिससे कि उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ जो ओझा था झाड़ फूक करने वाला, वो ये तो जानता ही था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे उस लड़की की मृत्यु कारित हो सकती है, इसीलिए उसका कार्य जो है यह हत्या कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के अंदर आएगा, यह हत्या नहीं होगी। ये केस है चतुरनाथ का केस, जो बहुत एग्जाम में आता है। एक महिला के पति और दूसरे व्यक्ति के मध्य आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। महिला अपने नवजात शिशु को लेकर उसको छुड़ाने के लिए, बीच बचावा करने के लिए उनके बीच में आ गई। अभियुक्त ने जैसे ही वार किया तो वो वार जो है महिला पर न लगकर उस नवजात शिशु को लग गया और उसकी मृत्यु कारित हुई। तो यहाँ पर न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्त को केवल उपहत्या के लिए दंडित किया गया था, न कि आपराधिक मानववध के लिए, क्योंकि इसका कारण बताया न्यायालय ने कि अगर वह वार उस महिला पर या उसके पति पर लगता तो एक सिंपल हार्ट करता, यदि साधारण उपहत्या करता, इसीलिए अभियुक्त को साधारण उपहत्या के लिए दंडित किया जाएगा, न कि आपराधिक मानववध या घोर उपहत्या के लिए। पालनी गोल्डन का एक मामला है जिसमें एक
पति जो है अपनी पत्नी पर फाल से वार, फाली उठती है उससे वार करता है। पत्नी जो है बेहोश होकर गिर जाती है और अभियुक्त ये समझता है कि इसकी मृत्यु होगी और वह जो है उसको छत में लटका देता है, जिससे दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अभियुक्त मेडिकल रिपोर्ट आई तो अभियुक्त को जो है केवल आपराधिक मानववध का दोषी माना गया, क्योंकि उसकी मृत्यु जो है दम घुटने के कारण हुई थी। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने यानी कि अभियुक्त ने अपनी 9 वर्षीय पत्नी पर की कमर पर वार किया, लात से मारी और जिससे वो बेहोश होकर गिर गई। उसकी नासिका से रुद्र बहने लगा और वहाँ अभियुक्त ने समझा कि इसकी मृत्यु होगी और उसने जो है उसको मर्द समझकर यह समझा जाए कि इसकी मृत्यु लटकने से हुई। वहाँ पर जो है आत्महत्या करी, मान लो ये आत्महत्या का उसने एक साजिश रची और उसके अंदर थी। तो यहाँ अभियुक्त को जो है ये आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया गया। एक मामले में जो लक्ष्मण कालू का मामला है उसमें अभियुक्त जो है अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए गया। वहाँ अभियुक्त और उसके ससुर में विदाई के प्रश्न पर जो है विवाद हो गया। पति अभियुक्त कहने लगा कि मैं तो रात्रि में ही लेके जाऊंगा। ससुर ने कहा कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाना, भाई अब तो रात हो जाएगी और ऐसा ही मामला है, चोर उचक्के हैं। लेकिन वह नहीं माना और इसमें वाद विवाद में वहाँ उसके साले और अभियुक्त में जो है लड़ाई झगड़ा हो गया। अभियुक्त ने चाकू निकाला और अपने साले की जो है छाती पर मारा, जिससे उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ अभियुक्त को आपराधिक मानववध का दोषी माना गया था, न कि हत्या का। इसी प्रकार से सुमेर सिंह का मामला है, जिसमें अभियुक्त ने मृत व्यक्ति के सर पर जो है लाठी से वार किया और लाठी के वार के कारण जो है वे व्यक्ति गिर गया और उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ भी इसको जो है आपराधिक मानववध का मामला माना गया था। तो इस प्रकार आपराधिक मानववध के मामले में अभियुक्त का आज से मृत्यु कारित करने का होना चाहिए। उसके द्वारा ऐसी क्षति कारित करनी चाहिए, शारीरिक क्षति कारित करनी चाहिए, जिससे कि उसकी मृत्यु होने की संभावना हो, या यह ज्ञान रखते हुए क्षति कारित की गई हो जिससे कि उसकी मृत्यु होने की संभावना है। देखो धारा 299 में एक दृष्टांत है, जो पहला है एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे पर जो है घास और लकड़ियां इस प्रकार बिछाता है कि कोई भी व्यक्ति चलेगा, विशिष्ट व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति उस गड्ढे पर चलेगा, उस बिछाई लकड़ी को समतल समझते हुए, सुदृढ़ समझते हुए चलेगा, तो वहां पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह समझते हुए कि भूमि समतल है और उस पर चलता है और वो नीचे गिर जाता है गड्ढे में और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। इसमें धारा 299 में 3 दृष्टांत हैं और 3 ही स्पष्टीकरण इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें एक स्पष्टीकरण है जो कि तीसरा स्पष्टीकरण है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर बालक गर्भ में है और उसकी मृत्यु कारित कर देगी तो वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं होगा, वह सेक्शन 312 के अंतर्गत दोषी माना जा सकता है। लेकिन अगर उस बालक के शरीर का कोई अंग बाहर निकल आया, चाहे उसने पूर्ण रूप से श्वास भी न ली हो और उसकी मृत्यु कारित कर दी, तो वह जो आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी। तो इसके अंतर्गत जो इस प्रकार के मामले आते हैं आपराधिक मानववध के। आज मैं इसी बताऊंगा, कल को मैं सेक्शन 300 के बारे में आपसे अगली वीडियो में कल बताऊंगा।